हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर एक दल के प्रभुत्व का दौर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ साथ हम ब्रीफली उनके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है, वन पार्टी डोमिनेशन का क्या मीनिंग है। तो जो सेकंड चैप्टर है हमने पूरा इसी कंसेप्ट के ऊपर पढ़ा कि एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है, यानी कि किसी भी देश में एक ही पार्टी की लंबे समय तक सरकार बने रहना। हमने इस चैप्टर में ये भी डिस्कस किया था कि ये लोकतांत्रिक ढंग से भी हो सकता है एक दल का प्रभुत्व, और निरंकुश ढंग से भी हो सकता है, और संवैधानिक तरीकों के जरिए भी ये हो सकता है। हमने ये 3 मेथड्स इस चैप्टर में डिस्कस किए थे। यदि ब्रीफली हमसे पूछा जाए एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है, तो हम कहेंगे कि किसी भी देश में लंबे समय तक एक ही पार्टी की सरकार बने रहना, और हो सकता है उस देश में दूसरा दल हो, या फिर हो सकता है कि उनकी एग्जिस्टेंस ना ही हो, जैसे कि कुछ देशों ने इस तरीके के प्रोविजंस कर रखे हैं कि वहाँ पर एक ही पार्टी को सरकार बनाने की अनुमति है। जैसे हम इसमें चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि हमसे ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है, नोट दीजिए, विस्तृत व्याख्या कीजिए, तो इसमें हम इन तीनों मेथड्स पर डिटेल में लिखेंगे कि लोकतांत्रिक ढंग से भी हो सकता है। इसमें हम भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वहाँ किस तरीके से अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का लंबे समय तक प्रभुत्व रहा। और सेकेंडली हम लिख सकते हैं कि संवैधानिक साधनों के द्वारा भी एक दल का प्रभुत्व कायम किया जा सकता है, यानी कि संविधान में ही ये लिख दिया जाए कि वहाँ एक ही पार्टी को सरकार बनाने की अनुमति होगी। तो इसमें हम जैसे चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और थर्डली क्या है, सेना के द्वारा या निरंकुश ढंग से एक दल का प्रभुत्व बनाए रखा जाए। इसमें हम कई देशों के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में सेना की सहायता से ऐसा किया जाता रहा है, और म्यांमार का भी इसी प्रकार का इतिहास रहा है। तो इस प्रकार के कुछ देशों का हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस को छाता संगठन या अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया था। किसने कहा था कांग्रेस को छाता संगठन? पामर ने कहा था। तो पामर ने कांग्रेस को छाता संगठन क्यों कहा था? क्योंकि जैसे जो छाता है वो अपने नीचे सबको ले लेता है जो उसके अंडर आने वाले हैं। तो कांग्रेस जो दूसरी अलग अलग विचारधाराएं थी उनके लिए एक बड़े छाते की भूमिका निभा रही थी। तो इसमें अलग अलग विचारधाराएं, समाज के जो सभी वर्ग, ग्रामीण, शहरी, अमीर, गरीब, सबके लिए इसमें जगह थी, इसलिए पामर ने इसको छाता संगठन की संज्ञा दी थी। और फिर थर्ड क्वेश्चन है, 1952 के आम चुनाव विश्व लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर क्यों कहे जाते हैं। हमने चैप्टर की जब स्टार्टिंग पढ़ी थी, हमने डिस्कस किया था कि भारत के आज़ाद होते ही पूरे देश में आम चुनाव करवाना किस प्रकार से एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लंबे समय तक भारत गुलाम रहा था, अभी तक हमारा चुनाव करवाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और जो विश्व के बड़े बड़े देश हैं अभी तक उन्होंने भी जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वो, यानी कि सब लोगों को वोट डालने का अधिकार, वो अभी तक नहीं दिया था। लेकिन जो भारत है वो विश्व का ऐसा पहला बड़ा लोकतांत्रिक देश बनने जा रहा था जो कि सभी नागरिकों को, उस समय पर ये आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, अब जो कि 18 वर्ष है, 21 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दे रहा था। भारत की ज़्यादातर जनसंख्या निरक्षर थी। इस तरीके के कुछ फैक्टर्स थे जिनको लेकर के पूरा जो विश्व है भारत में किस प्रकार से आम चुनाव होंगे इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा था। लेकिन हमने सफलतापूर्वक ये चुनाव संपन्न करवाए। तो ये विश्व का जो लोकतांत्रिक इतिहास है उसमें इस प्रकार से मील का पत्थर साबित हुए कि इन चुनौतियों के बावजूद भी भारत ने लोकतांत्रिक ढंग से निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाए। उस समय जो विपक्षी पार्टियां थी जो हार गई थी, उन्होंने भी इन चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बताया था। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता थी भारत की लोकतंत्र की दिशा में। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में चुनाव तथा मतदान के बदलते स्वरूप पर नोट लिखिए। इस टॉपिक को भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं
कि हमने जो प्रथम आम चुनाव है वो किस प्रकार से करवाए, हर उम्मीदवार के लिए जो चुनाव में खड़े थे उनके लिए अलग अलग मतपेटियों की व्यवस्था की गई थी। और जो दूसरे आम चुनाव हैं तब से हमने मेथड बदला कि एक चुनाव क्षेत्र में एक हमने मतपेटी की व्यवस्था की और उसमें अलग अलग जो पार्टियों के बैलेट पेपर्स डाले जाते थे। और फिर बाद में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से ईवीएम आ गई। ईवीएम में भी हमने नोटा के बारे में डिस्कस किया, वीवीपैट के बारे में डिस्कस किया कि हमारा वोट किसको गया वो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे जाता है और उसकी पर्ची कट के एक बक्से में गिर जाती है। और फिर उनकी भी हम काउंटिंग कर सकते हैं कि किस उम्मीदवार के पक्ष में कितनी पर्चियाँ इसमें गिरी हुई है। तो हमने इन सारे जो चुनाव सुधारों के बारे में पढ़ा, तो ये चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति तथा अन्य देशों के साथ अंतर की समीक्षा कीजिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा कि यदि हमसे डिटेल में पूछा जाए तो हम क्या 3 चीज़ें डाल सकते हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से प्रभुत्व, तो भारत का प्रभुत्व कैसा था, लोकतांत्रिक ढंग से था। अब हमें दूसरे देशों के साथ जब कंपेयर करना है तो हम इसमें जो दूसरे 2 मेथड्स हैं, एक दल के प्रभुत्व के सेना के द्वारा और संवैधानिक साधनों के द्वारा, इन चीज़ों को इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 3 आम चुनावों में एक दल की प्रधानता का वर्णन करो। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें हम सारी डिटेल्स दे देंगे कि प्रथम आम चुनाव में लोकसभा में इतनी सीटें थी, विधानसभा में इतनी सीटें थी, इनमें से कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें मिली और दूसरे तीसरे स्थान पर ये पार्टीज रही, बाकी की पार्टियों को जितनी सीटें मिली हम वो आंकड़े इसमें दे सकते हैं, टेबल बना सकते हैं हम 3 इसमें, तीनों आम चुनावों पर अलग अलग पैराग्राफ्स में इसमें डिटेल दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के लिए उत्तरदायी कारक। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में कि कांग्रेस का जो प्रभुत्व था उसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे। इसके लिए हमने 10-12 फैक्टर्स डिस्कस भी किए थे डिटेल में। यदि शॉर्ट में पूछा जाए हम 2-3 पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं, डिटेल में पूछा जाए तो कोई भी 7-8 पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि कांग्रेस को स्वतंत्रता के संघर्ष की विरासत मिली हुई थी, कांग्रेस आम जनता की पार्टी थी, यानी कि इसमें सब लोगों के लिए एंट्री के दरवाजे खुले हुए थे, कांग्रेस में सभी विचारधाराओं के लिए स्थान था, कांग्रेस एक पुरानी पार्टी थी, संगठित पार्टी थी, इसका संगठन काफ़ी मजबूत था, भारत के हर क्षेत्र तक इसकी पहुंच थी। और मतलब इस तरीके के जो काफ़ी सारे हमने फैक्टर्स डिस्कस किए हुए हैं इस चैप्टर में, उनको इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। और 1957 के आम चुनाव में केरल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की स्थापना पर हमें नोट लिखने को कहा जा सकता है। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से पहली बार किसी राज्य में 1957 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो इसमें हम उसका डिटेल्ड घटनाक्रम दे सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को जैसे 126 में से 60 सीटें मिली, उन्होंने स्वतंत्र सदस्यों के समर्थन से अपनी सरकार बनाई और वो कांग्रेस पार्टी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने पहली बार आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हुए 2 वर्ष बाद 1959 में उस सरकार को गिरा दिया था। तो इस सारे घटनाक्रम को इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर नोट लिखें। जब हमने विपक्षी पार्टियों के बारे में पढ़ा कि कांग्रेस के अलावा कौन सी दूसरी जो प्रभावशाली विपक्षी पार्टियां एक्टिव रही इस काल के दौरान, तो उनमें से एक हमने पढ़ा था कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कि ये 1925 में बनी थी, लेकिन 1934 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर इसकी गतिविधियों को देखते हुए, जैसे कि इसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, ब्रिटेन क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो रहा था, ये जो पार्टी है ब्रिटेन के इस पक्ष का समर्थन कर रही थी, तो ब्रिटिश सरकार ने इस पर से प्रतिबंध हटा दिया। आज़ादी के बाद ये दूसरी बड़ी पार्टी रही और 1964 में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से इस पार्टी में विभाजन हो गया था। तो ये इसमें 2 पार्टीज बन गई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
मार्क्सिस्ट, जो कि मार्क्सवादी विचारधारा पर थी। तो इस तरीके के जो घटनाक्रम है इन्हें हम पैराग्राफ में या पॉइंट्स में डिस्कस कर सकते हैं इस पार्टी के बारे में। फिर भारतीय जनसंघ पर नोट लिखें। भारतीय जनसंघ को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में इसकी स्थापना की थी, और इसकी जो आइडियोलॉजी है वो किससे प्रेरित थी? हिंदू महासभा और आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। और फिर हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से ये जनता पार्टी से मिले 1977 के चुनावों में, और जब वो सरकार ज़्यादा लंबे समय नहीं चल पाई 1980 में फिर से चुनाव होते हैं, और जनता पार्टी के साथ जो इनका संगठन था वो हार गया, और फिर किस प्रकार से ये जो भारतीय जनसंघ था ये भारतीय जनता पार्टी में, आज जो बीजेपी है उसमें कन्वर्ट हो गया। तो इस सारे घटनाक्रम को इसमें हम लिख सकते हैं। फिर दो पार्टियां और, स्वतंत्र पार्टी और सोशलिस्ट पार्टीज भी इसमें इस चैप्टर में हमने डिस्कस की थी। सोशलिस्ट पार्टी का जैसे कि हमने डिस्कस किया था, आज़ादी के पहले ये कांग्रेस के अंदर ही बनी हुई थी, और आज़ादी के बाद क्योंकि कांग्रेस ने अपने संविधान में परिवर्तन किया, दोहरी सदस्यता का उन्होंने जो प्रोविज़न था वो समाप्त कर दिया, तो अलग से सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। और जो सोशलिस्ट पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी से किस तरीके से अलग थी? क्योंकि ये लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास रखती थी, और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्रांति में विश्वास रखती है। तो अगर हमसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है सोशलिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी में क्या डिफरेंस है, तो इनमें हम ये डिफरेंस भी बता सकते हैं। स्वतंत्र पार्टी का भी हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से आज़ादी के बाद बनी 1959 में, जो कांग्रेस के ही कुछ नेता थे जो कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट थे, जैसे कि उनको लगता था कि जो नीतियां हैं वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऊपर से केंद्र से नहीं बननी चाहिए, अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप ना हो, सार्वजनिक उद्योग ज़्यादा ना लगाए जाए, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए। जिनकी इस प्रकार की विचारधारा थी उन नेताओं ने मिलकर के अलग से स्वतंत्र पार्टी बना ली थी। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हमने एक टॉपिक ये भी डिस्कस किया था कि कांग्रेस किस प्रकार से एक विचारात्मक गठबंधन थी। हमने कांग्रेस की जो लचीली प्रकृति थी, सर्वसमावेशी स्वभाव था, इसको हमने डिस्कस किया था कि इसमें हर प्रकार के विचारधारा के लोगों के लिए जगह थी। ये कोई बहुत कट्टर विचारधारा वाली पार्टी नहीं थी, और इस वजह से इसमें हर प्रकार की आइडियोलॉजी के लिए जगह थी। और आज़ादी के पहले जैसे दोहरी सदस्यता का प्रावधान था, तो जिनकी आइडियोलॉजी बेसिकली भी कांग्रेस से नहीं मिलती थी तो वो कांग्रेस के अंदर बने रहते थे। आज़ादी के बाद भी कुछ समय तक ये प्रक्रिया चलती रही। तो इसको हम डिटेल में या फिर शॉर्ट में पूछा जाए तो इस टॉपिक को हम लिख सकते हैं। तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने जो इस चैप्टर के 6 पार्ट्स देखे हैं उनको सुनने के बाद इनमें से इन 12 क्वेश्चंस में से आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।